नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और ये वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। देश का इंटरेस्ट ईरान वर्सेस इजराइल में बना हुआ है क्योंकि बाजार के हाल बुरे हैं। पेट्रोल महंगा ना हो जाए इसकी चिंता है। ऐसी बहुत सी चीजें इस युद्ध से जुड़ी हुई हैं। तो आज पब्लिक इंटरेस्ट में आपको सब कुछ बताएंगे कि युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने के कितने चांसेस हैं। युद्ध हुआ तो कौन किस पाले में होगा। युद्ध क्षेत्र में एबीपी संवाददाता जगविंदर पटियाल डटे हुए हैं, उनसे अपडेट भी लेंगे ताजा। पहले देखिए हिजबुल्लाह को एक हफ्ते में दूसरा कौन सा बड़ा झटका लगा है। इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को उसी की मिट्टी में मिला रहा है। इजराइल की मिसाइलें हिजबुल्लाह के एक कमांडर के पीछे पड़ी। मोसाद एक लोकेशन दे रही है जहां आईडीएफ के ड्रोन बम बरसा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर लगातार दूसरा जुमा भारी पड़ा है। पिछले शुक्रवार नसरल्ला मारा गया। आज इजराइल ने नसरल्ला के उत्तराधिकारी उसके भाई हाशेम सैफुद्दीन को भी मार गिराया। नसरल्ला के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह की कमान हाशेम सैफुद्दीन के हाथ में थी। इजराइल की खबर पुख्ता थी कि सैफुद्दीन बेरूत के पास दाहिद के एक बंकर में मीटिंग कर रहा है। निशाना एकदम निशाने पर बैठा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने हाशेम सैफुद्दीन के खात्मे की पुष्टि नहीं की, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि हमले में कोई नहीं बचा होगा। हाफिज सैफुद्दीन के लिए इसी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया और ये देखिए कैसे इजराइल के ड्रोन अब भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मारा गया है, हालांकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है। काफी बड़ा बंकर मैं देख पा रहा हूँ नीचे। हाशेम सैफुद्दीन हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई था। सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की वर्किंग काउंसिल का प्रमुख था। सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल का मेंबर था। अमेरिका ने उसे 2017 में आतंकवादी घोषित किया था। एक हफ्ते में इजराइल ने दूसरी बार हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। पहले नसरल्ला और अब सैफुद्दीन। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन सैफुद्दीन के कंट्रोल में था। नसरल्लाह के खानदान को वैसे ये तीसरा झटका लगा है। 2 दिन पहले नसरल्लाह का दामाद हसन जाफर भी सीरिया में इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया था। इजरायली अटैक से बचने के लिए हिजबुल्लाह ने आज नसरल्लाह को लेबनान में गुपचुप ढंग से दफना दिया। न जनाजे की नमाज हुई, न हुजूम जुटा। खतरा था कि अगर भीड़ इकट्ठा हुई तो इजरायली ड्रोन और उसकी मिसाइलों को निशाना लगाने का खुला मैदान मिल जाएगा। उन्नीस सौ 82 में इजराइल ने लेबनान में पीएलओ पर सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। इजराइल का वही जुनून हिजबुल्लाह के खिलाफ दिख रहा है। युद्ध क्षेत्र से एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की ये रिपोर्ट देखिए कि इजराइल के गुस्से की आग कैसे पूरे बेरूत को जला रही है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान में ग्राउंड रेड्स के जरिए ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ। ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। अब ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 4 दिनों में हिजबुल्लाह के 250 कमांडर्स को मारने का दावा इजराइल कर रहा है, जबकि 2000 मिलिट्री सेंटर्स को भी ध्वस्त कर दिया गया। दक्षिणी लेबनान में
ग्राउंड ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा इजराइल कर रहा है। और सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से मौजूद हैं जगविंदर पटियाल। जगविंदर जी, जो हो रहा है वो आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम भी यहां से दर्शकों को बता रहे हैं आपके जरिए। इस युद्ध को आप ग्राउंड से देख रहे हैं, कहां और किस तरीके की तबाही अब तक दिख रही है? देखिए, इजराइल हर तरफ से अटैक कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि अगर हिजबुल्लाह बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में प्लानिंग कर रहा है तो वहां पर अटैक किया जा रहा है। और इजराइल ये भी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से साउथ लेबनान में ग्राउंड रेड्स के जरिए आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर खतरा बहुत ज़्यादा है और दोनों ही तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि आखिरकार कैसे लेबनान को नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे हिजबुल्लाह को कमज़ोर किया जाए, कैसे उसके कमांडर्स की रणनीति को फेल किया जाए और कैसे इन तमाम चीज़ों को लेकर वो इजराइल ये दबाव बना पाए कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो बाकी के जो मुल्क, चाहे वो हूती समुदाय हो, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हिजबुल्लाह कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उसे कमज़ोर किया जाए। सीरिया की तरफ पलायन बढ़ा है, लोग वहाँ ना भाग पाएँ और बाद में वो खतरा ना बने। इन तमाम चीज़ों के लिए भी कोशिश ये की जा रही है कि उन तमाम सड़कों को कट ऑफ कर दिया जाए जो सीरिया की तरफ जा रही हैं। और ग्राउंड रेड्स के जरिए ये सब करने की कोशिश में इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि इजराइल को कुछ सैनिकों को नुकसान जरूर हुआ है, 10 से 12 सैनिकों की मौत जरूर हुई है, लेकिन इजराइल के दिन रात यानी दिन में जो ग्राउंड से इन्वेजन कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, ग्राउंड रेड्स में कोई कमी नहीं है। और रात को बेरूत और उसके आसपास के इलाके में हिजबुल्लाह के गढ़ में एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक किए जा रहे हैं। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने आज 4 सालों के बाद सार्वजनिक नमाज पढ़ी। नसरल्लाह की याद में शोक मनाया गया, लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई और फिर खामेनेई ने बंदूक के साथ भाषण देते हुए इजराइल पर दोबारा हमले की धमकी दे डाली। नस्ले सुलेमानी शुद राहिए मैदान मानंद नसरुल्लाह बायद गुज़श्त अज़ जान। पहली तस्वीर, तेहरान की सड़क पर लाखों की भीड़ दिख रही है। दूसरी तस्वीर, सीने पर हाथ रखकर लोग नारे लगा रहे हैं। तीसरी तस्वीर, हजारों की संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर तकरीर दे रहे हैं और पास में रखा है हथियार। दुनिया भर में यह वीडियो वायरल है। यह ईरान की राजधानी तेहरान में ग्रैंड मस्जिद का नजारा है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने नसरल्लाह की याद में नमाज पढ़ी। इमाम खामेनेई सलावत सलावत सलावत। 4 साल बाद पहली बार खामेनेई नमाज के लिए पब्लिक के बीच दिखे, लाखों की भीड़ को संबोधित किया और कह दिया कि जरूरत पड़ी तो इजराइल पर और हमले करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, मुसलमान एकजुट रहें। मुसलमानों में दरार डाली जा रही है। फिलिस्तीन, लेबनान, मिस्र और इराक का दुश्मन एक है। दुश्मनों के मंसूबे नाकाम होंगे, जरूरत पड़ी तो और हमले करेंगे। हाथ में हथियार के साथ ईरान ने इजराइल को ललकारा। ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमला किया था, कहा था कि नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। कुल 181 मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई थी। इजराइल कहता है कि सबको हवा में नाकाम कर दिया। सच्चाई क्या है ये तो इजराइल को ही पता है। हालांकि इजराइल ने इस हमले के बाद 2 घंटे में ही सब कुछ सामान्य कर दिया था, लेकिन यह भी बता दिया था कि ईरान से बदला लेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, उसे कीमत चुकानी होगी। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा, हम ईरान को जवाब जल्द देंगे, अपने हिसाब से देंगे। ईरान के खिलाफ इजराइल ने जवाबी कार्रवाई अब तक नहीं की है, लेकिन ईरान ने फिर से हमले की बात कहकर इजराइल को चुनौती दे दी है। इस बीच खबर यह भी है कि जिस वक्त खामेनेई तेहरान की मस्जिद में नमाज का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक उसी वक्त नसरल्लाह को अज्ञात जगह पर सुपुर्द खाक कर दिया गया। देखिए, महायुद्ध मजाक नहीं है। सब जानते हैं ईरान और इजराइल की जंग विश्व युद्ध में बदली तो ना चाहकर भी दुनिया इसके लपेट में आ जाएगी। निष्पक्ष और तटस्थ रह पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। आपको दिखाते हैं जंग की सूरत में कौन किसके पाले में है।
नमाज पर आयतुल्ला अली खामेनेई ने ऐलान कर दिया कि इजराइल का खात्मा करके ही रुकेंगे। इजराइल पहले ही बोल चुका है कि ईरान का जवाब जरूर देगा। दुनिया 3 सवालों पर घूम रही है। इजराइल अब कब ईरान पर मिसाइल हमला करेगा? पहला निशाना क्या ईरान के परमाणु भंडार होंगे? पहला टारगेट ईरान के तेल गैस भंडार तो नहीं। हालांकि राजनीतिक अनुमान है कि अमेरिका इजराइल को अभी हमले से रोकने के लिए पूरा जोर लगाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव सिर पर हैं। वो नहीं चाहेगा कि इजरायली हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट हिले, तेल की सप्लाई पर असर पड़े, क्योंकि महंगाई का असर पड़ा तो उसके सामने चुनावी मुद्दे बदलने का खतरा रहेगा। लेकिन इजराइल नहीं माना और हमला करके ही रहा तो किस तरह के 2 खेमे होंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली ये देश इजराइल के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इन्होंने खुलकर इजराइल का पक्ष लिया है। यूरोप के ज्यादातर देश इजराइल के साथ हैं। ईरान के पक्ष में सबसे बड़ी ताकत रूस है, जिसके लिए खुद को दखल से रोक पाना कठिन होगा। दोनों देशों के पुराने संबंध हैं। ईरान की लिस्ट में लेबनान, सीरिया, कतर और यमन जैसे इस्लामिक देश हैं। तुर्की नाटो का सदस्य है लेकिन इजराइल के खिलाफ है। लेकिन ऐसे भी देश हैं जो इजराइल के खिलाफ इस्लामिक यूनिटी के बहकावे में नहीं है। जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई के अमेरिका और इजराइल से बेहतर संबंध है। जॉर्डन और मिस्र पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो झगड़े में नहीं पड़ेंगे और ईरान या फिर इजराइल किसी को भी अपनी जमीन या आसमान से होकर हमला नहीं करने देंगे। बात अब हरियाणा की, जहां कल सुबह से नई सरकार के लिए वोटिंग होनी है। बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी, कल ये वोटर्स तय कर देंगे। सुबह 6 बजे से हरियाणा की हर हलचल आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। जुड़े रहिएगा। अंबाला, सिरसा, नूंह, भले ही तस्वीरें हरियाणा के अलग अलग जिलों की है, लेकिन सबके सब लोकतंत्र के महापर्व का जश्न मनाने के मिशन पर निकले हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल सुबह से वोटिंग होगी और आज पोलिंग टीम ईवीएम लेकर बूथों पर पहुंच चुकी है। राज्य में 10,495 जगहों पर कुल 20,629 बूथ बनाए गए हैं, जहां कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा में 60,000 जवानों को तैनात किया गया है। ये तो रही बात चुनाव की तैयारियों की। नेता भी जनता के दरबार से निकलकर अब भगवान के दरबार में माथा टेक रहे हैं। तस्वीरों में सीएम नायब सिंह सैनी हैं, जो नवरात्र के दूसरे दिन सुबह सुबह पंचकूला में मनसा देवी मंदिर पहुंचे थे, पूजा की और बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। उधर कल की वोटिंग से ठीक पहले आज कांग्रेस सांसद शैलजा ने सीएम के सवाल पर बड़ी बात कह दी और फिर से अपना दांव ठोक दिया। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है। ओनली हाई कमांड विल हैव टू डिसाइड। देयर आर फ्यू पीपल हु वुड बी इन द कंसिडरेशन जोन एंड आई थिंक शैलजा वुड बी देयर। शैलजा को हाई कमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। कांग्रेस में शैलजा के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला भी सीएम के दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव सिर्फ हुड्डा ही लड़ रहे हैं। कल वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को सभी 90 सीटों के नतीजे आप एबीपी न्यूज पर सबसे तेज देखेंगे। महाराष्ट्र में जहां सीएम से लेकर मंत्री और बड़े बड़े अफसर बैठते हैं, वहां आज दिन में अफरा तफरी मच गई। हुआ दरअसल ये कि डिप्टी स्पीकर ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। किस्मत अच्छी थी कि नीचे जाल लगा हुआ था, सिर्फ गर्दन में चोट आई है। छत से कूदकर जाल में अटके क्यों, देखिए। जाल में फंसे ये लोग किसी सर्कस के किरदार नहीं हैं। ये विरोध का ऐसा वीडियो है जो वायरल हो रहा है। तस्वीरें मुंबई में मंत्रालय की है, वही मंत्रालय जहां पर सरकार बैठती है। मंत्री और बड़े अफसर यहीं से पूरा महाराष्ट्र चलाते हैं। लेकिन आज ये मंत्रालय इस जाल वाले वीडियो की वजह से चर्चा में। हुआ ये कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल, जो कि अजित पवार की पार्टी के विधायक हैं,
उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से दोपहर को छलांग लगा दी। उनके साथ विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। वो तो अच्छी बात रही कि नीचे जाल लगा था, नहीं तो क्या होता आप समझ सकते हैं। डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल और हीरामन खोसकर दोनों को पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, गर्दन में चोट लगी थी। ऐसे में डॉक्टर की टीम ने इन दोनों का चेकअप करवाया। अब आपके मन में सवाल होगा कि इतने बड़े नेता हैं तो ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये दोनों नेता आदिवासी समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में मौका चुनाव का है और इस चुनावी माहौल में शिंदे सरकार धनगर समाज को एसटी का दर्जा देने पर विचार कर रही है, लेकिन डिप्टी स्पीकर नरहरी सरकार के इस विचार के फैसले का विरोध कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने सीएम शिंदे से मुलाकात भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी तो आज छलांग लगाकर अपना विरोध जताया। धनगर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा है, वो सालों से एसटी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और आज हालात भी बदल गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सीएम वाला शानदार बंगला खाली करके अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। पूरे स्टाफ को गले लगाया और घर की चाबी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सौंप दी। कुछ इस तरह आज अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस से विदा हुए और अपने नए ठिकाने पर पहुंचे। फिरोज शाह रोड, बंगला नंबर 5, यही अरविंद केजरीवाल का नया आशियाना है। ये बंगला पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित है। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने अपने घर में केजरीवाल परिवार का स्वागत किया। पूजा करने के बाद केजरीवाल का परिवार नए घर में दाखिल हुआ। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख होने के नाते एक सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। केजरीवाल की शिफ्टिंग पर राजनीति भी शुरू हो गई। चुनाव आ गया तो अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकियां भी शुरू हो गई। नौटंकी कर रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन ऐसे में भी सरकारी बंगले का मुंह नहीं छोड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है इन घरों के अंदर रहना जो है बहुत आलीशान बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के तो सारे सांसद जो है इन्हीं घरों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद तक छोड़ दिया, ना उन्हें पद छोड़ने की जरूरत थी, ना उनको उस पद से जुड़ी हुई सुविधाएं छोड़ने की जरूरत थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने भी देर रात सरकारी आवास खाली कर दिया। मनीष सिसोदिया पंजाब से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को अलॉट बंगले में शिफ्ट हुए। नया ठिकाना है राजेंद्र प्रसाद रोड का बंगला नंबर 3। 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही केजरीवाल के लिए नए घर की तलाश की जा रही थी। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली ड्रग्स को लेकर सवालों में है और ये सवाल देश की 2 पॉलिटिकल पार्टी उठा रही हैं और आरोप एक दूसरे पर लगा रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि 5600 करोड़ की ड्रग्स का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच फोटो वॉर की इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ कांग्रेस के नेता तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में एक आदमी कॉमन है। दिल्ली में पकड़ी गई 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स का मास्टरमाइंड तुषार गोयल। तुषार गोयल 2022 में दिल्ली यूथ कांग्रेस का आरटीआई सेल का प्रभारी रह चुका है और यहीं से दिल्ली का ड्रग्स कांड राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। पारा तब और हाई हो गया जब देश के गृह मंत्री का बयान सामने आया। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश से पकड़ी गई ड्रग्स की 5600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ वह सभी ने देखा है। बीजेपी ने दिन में इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राहुल गांधी से ड्रग्स पर बोलने की मांग की। कह दिया कि सारे दागी कांग्रेस में हैं। कोकेन कांग्रेस कितना ही क्यों ना चाह ले, लेकिन देश के युवाओं को नशे की लत हम नहीं लगने देंगे। जनता ये मानती है आप कोकेन कांग्रेस है, ड्रग वाली कांग्रेस है, युवाओं की खिलाफत करने वाली कांग्रेस है। राजधानी में 5600 करोड़ की ड्रग्स मिलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। साजिश के तार दुबई तक जुड़ रहे हैं। पुलिस ने बुधवार को दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर में एक गोदाम से 560 किलो ड्रग्स बरामद किया। अभी तक मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद सियासत इस वक्त 7वें आसमान पर है।
इस वारदात के बाद यूपी की सियासत का सेंटर पॉइंट अमेठी बन गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या की वजह अब भी एक पहेली बनी हुई है। अमेठी में जो हुआ है उसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया है। 35 साल के सुनील सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। मृतक जो सुनील कुमार हैं अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ घर के अंदर होते हैं। गोलियां चलती हैं और चूंकि आवाज बहुत थी इसलिए आवाज बाहर नहीं आती है। यहाँ पर एक जिंदा कारतूस और 9 खोखे बरामद किए गए हैं। आरोपी कौन है और जांच कहां पहुंची उसके बारे में बताएं, उससे पहले इस वीडियो को देखिए। अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा जब मृतक परिवार से मिलने पहुंचे तो उन्होंने इस परिवार की बात राहुल गांधी से कराई। राहुल जी से मैंने कल जब हुआ तत्काल मैंने उनको सूचित किया, तो उन्होंने तत्काल मेरे को निर्देश दिए कि उस परिवार के साथ आप रहो और उस परिवार के साथ जो भी मैक्सिमम हम मदद कर सकते हैं वो करिए। दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती और चंद्रशेखर तक ने सरकार को घेरा है, लेकिन सरकार सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर लगातार बनी हुई है और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक सरकार को निसंदेह सुकून नहीं होगा। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। लीजिए वो प्रेम प्रपंच का मामला है, उससे कौन सा कानून लाइन आइडर। एबीपी न्यूज को पता चला कि 18 अगस्त को शिक्षक की पत्नी पूनम ने चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ अश्लील हरकत, मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने पूनम की इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और ये घटना हो गई। बताया जा रहा है कि चंदन ने कल अपने फोन के स्टेटस में हत्या करने की बात भी लिखी थी। इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसटीएफ की 3 टीमें लगाई गई हैं। कल सीएम योगी पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का इतिहास रहा है, चाहे वो चुनाव के वक्त हो या फिर सामान्य दिनों में भी। बंगाल में बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह के घर पर दिन दहाड़े देसी बम से अटैक किया गया। उंगली टीएमसी की तरफ उठाई जा रही है। पहला धमाका, दूसरा धमाका और धमाके के बाद उठा ये धुआं पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद रहे अर्जुन सिंह के घर पर हुए हमले के बाद उठा है, जहां आज सुबह उनके घर पर किसी ने इतने देसी बम बरसाए कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। ये बंगाल के हिंसा रूपी सियासत का वो सच है जिसने बंगाल की ममता सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस हमले का आरोप अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पार्षद के बेटे नमित सिंह पर लगाया है और इसको लेकर अपने सोशल मीडिया पर लिखा है। अपनी इस पोस्ट में अर्जुन सिंह ने पीएमओ, गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल गवर्नर सबको टैग किया है। अर्जुन सिंह का इल्जाम है कि टीएमसी नेता के गुंडों ने उनके घर पर 15 बम और 1 दर्जन से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली का छर्रा उनके पैर में भी लगा। हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे भी पैर में स्प्लिंटर लगा है बम का। नमित सिंह यहाँ के काउंसिलर का लड़का है और एकदम ड्रग एडिक्ट है, पत्ताखोर है और उसके साथ 12-15 जिहादी थे, यही लोग थे। देखिए, इसके साथ टीएमसी का कोई संपर्क नहीं है, ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है और अर्जुन सिंह जी किस तरह पॉलिटिक्स करते हैं ये सब लोग जानते हैं। इसके साथ तृणमूल कांग्रेस किसी तरह कोई संपर्क नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब अर्जुन सिंह के घर पर इस तरह के देसी बम फेंककर हमला किया गया हो। इससे पहले साल 2021 में भी हमला हुआ था, लेकिन यह हमला पहले वाले से बड़ा है। एबीपी न्यूज आपको वो खबर दिखाने जा रहा है जिसे आपको सिर्फ देखना नहीं है बल्कि इससे सीखना है और दूसरों को सावधान भी रहना है। ये फर्जी कॉल का वो संगीन मामला है जिसने आगरा में एक स्कूल टीचर की जान ले ली। ये टीचर इतनी परेशान हो गई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। तारीख 24 सितंबर, वक्त दोपहर 1:03। फोन नंबर 92321441।
जिससे एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर को एक व्हाट्सएप कॉल आता है। मोबाइल स्क्रीन पर एक पुलिस वाले की तस्वीर उभरती है। हेलो, आप फादर बोल रहे हैं? जी हाँ, बताइए। आपकी बेटी इस वक्त कहाँ है? क्यों, आप कौन? मैं दिल्ली पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। बोलिए। आपकी बेटी हमारी कस्टडी में है। तो क्या करूँ? ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। ओवर एक्टिंग बहुत हो गई, चलो फोन रखो। एबीपी रिपोर्टर को फेक कॉल का अंदाजा था। उसने स्मार्टली डील किया। मोबाइल नंबर पर पाकिस्तान के एड्रेस से और कंफर्म हो गया कि कोई उन्हें डिजिटल झांसे में ले रहा था। लेकिन आगरा की स्कूल टीचर मालती रॉय को जब ऐसा फेक कॉल आया तो पुलिस की तस्वीर देखकर वो इसे सच मान बैठी और सदमे में आ गई। बेटी और परिवार को बदनामी से बचाने की एवज में उनसे 1 लाख रुपए मांगे गए। बेचैन हालत में मालती वर्मा स्कूल से घर पहुंची, लेकिन थोड़ी देर में दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप मुझे नंबर दो। मम्मी ने मुझे नंबर दिया। नंबर जैसे ही मैंने देखा वो +92 से था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि ये जो नंबर है ये फ्रॉड नंबर है, आप मम्मी वो मत करो। लेकिन एंजाइटी के कारण अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी, तो उनकी हालत वहाँ से ख़राब होना चालू हो गई। आगरा पुलिस ने एफआईआर लिखी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं कि फोन कहां से आया और परिवार की सारी डिटेल्स कैसे मिली। सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है, इस पे पूरी जांच करा रहे हैं। जहां से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो एबीपी न्यूज की सलाह है, ऐसे झांसे में आने से बचें। अनजान कॉल की बजाय अपने आंख कान पर भरोसा रखें। घबराने की बजाय सीधे बच्चों से बात कर लें कि वो ठीक तो है ना। आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। हुआ यह है कि कानून व्यवस्था को विपक्ष ने एक बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। पुणे में गैंगरेप की घटना हुई है, सभी आरोपी अभी नहीं पकड़े गए। विपक्ष कह रहा है कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये पुणे का बोपदेव घाट इलाका है जिसने पूरे महाराष्ट्र पर बदनामी का दाग लगा दिया है। एक 21 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को अंदर से हिला दिया है, क्योंकि ये दरिंदगी उस दिन हुई जब पूरा देश नवरात्रि के पहले दिन का उत्सव मना रहा था। पुणे के एक कॉलेज में पढ़ने वाली युवती अपने दोस्त के साथ यहाँ पर कल देर रात घूमने आई थी और उसी वक्त यहाँ पर 3 लोगों ने इस युवती पर सामूहिक अत्याचार बलात्कार किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने दोस्त के साथ घाट पर घूमने गई थी, जहाँ सुनसान जगह पर 3 दरिंदों ने पकड़ लिया। पहले तो लड़की के दोस्त की पिटाई की और फिर उसके सामने ही गैंगरेप किया। जैसे ही घटना की जानकारी मिली है तो इमीडिएटली इस केस को डिटेक्ट करने के लिए 10 जो है सो क्राइम ब्रांच और डीबी की टीम लगाई गई है। हर टीम जो है सो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही है। गैंगरेप पर सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेर रहा है, बीजेपी सफाई दे रही है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो गई है, चरमरा गई है। ये जो महायुति की सरकार है ये क्या चाहती है? एक तरफ कहती है लाडली बहन योजना, दूसरी तरफ अपनी लाडली बहन की इज्जत नहीं बचा पा रही है, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही। किसी भी मेरे माता बहन के ऊपर अन्याय, अत्याचार, दुराचार होना ये अशोभनीय सिर्फ नहीं है, ये शर्मनाक भी है। कानूनन कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा कड़क और कम से कम समय में होनी चाहिए। सुप्रिया ताई, आप और आपकी पार्टी अगर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और राजनीतिक भाष्य करती है तो ये भी कोई ठीक बात नहीं है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम राजे खान करीम पठान बताया जा रहा है। 2 की तलाश हो रही है। बात अब बिहार की, जो देश के उन राज्यों में शामिल है जो बाढ़ पर हर साल आंसू बहाता है, या यूं कहें कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह जाता है। इस वक्त बिहार की 15 लाख आबादी बाढ़ के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, जिसके लिए बिहार की नीतीश सरकार राहत सामग्री जुटाने में लगी हुई है। चना है, चीनी है, चूरा है, सोयाबीन और अरहर मसूर की दाल। ये राहत सामग्री बिहार के उन लोगों के लिए है जो इस वक्त सैलाब के चक्रव्यूह में फंसे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक राहत सामग्री को अपने हाथों से परख रहे हैं, क्योंकि बिहार की एक बड़ी आबादी बाढ़ की मार झेल रही है, जिसके पास न खाना है न पीने का साफ पानी। लेकिन इस मुश्किल समय में नीतीश सरकार हर संभव मदद देने में जुटी है।
इसे टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन 2 तस्वीरों से समझिए, जिसमें पहली तस्वीर 1 अक्टूबर की है जब नीतीश कुमार ने हवाई निरीक्षण करके बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया था। दूसरी तस्वीर दरभंगा के इंडोर स्टेडियम की है, जहां नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए तैयार की जा रही राहत सामग्री का जायजा ले रहे हैं। देखिए, नीतीश जो है वो अपनी गाड़ी से जो है वो निकल रहे हैं और इसी फूड पैकेजिंग सेंटर पे जाएंगे। किस तरह से काम हो रहा है इसका निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे। साथ में तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो भी जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार में सिर्फ नदियां उफान पर नहीं, सियासत भी उफान पर है, क्योंकि जब से बिहार बाढ़ की गिरफ्त में आया है तभी से तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर है। इस बार उन्होंने निशाना साधने के लिए जेडीयू सांसद की आवाज को आगे किया है। देख लीजिएगा, सुबह से आपको फोन किया जा रहा है, बात नहीं हो पा रहा है। क्या मजाक बना कर रखे हैं आप? सरकार की बदनामी न होती है इससे। वाल्मीकि नगर से जेडीयू सांसद ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका फोन ना बड़ा बाबू उठा रहा है और ना छोटा बाबू। अब तेजस्वी यादव ने इसे ही मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा, लेकिन सरकार पूछ रही है कि तेजस्वी खुद कहां गायब थे। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब है। सबको मालूम है कि वो विदेश में है, और अगर देश में रहते भी, बिहार में रहते भी, तो जैसे हम लोग गए हैं, जा करके खुद से देख रहे हैं, तो ये काम तो सीखने का है, उनको सीखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि 17 जिलों की 15 लाख से ज्यादा की आबादी पर बाढ़ का असर है। नेपाल से आए पानी ने कहर बरपाया है, उत्तर बिहार कराह रहा है। और अब बात बुलडोजर की करते हैं, जिसकी कार्रवाई सही है या फिर गलत, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये याचिका गिर सोमनाथ में चले बुलडोजर से जुड़ी हुई थी, जिस पर कोर्ट ने नई तारीख दे दी, जो याचिकाकर्ता के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास चल रहा ये बुलडोजर फिलहाल रुकने वाला नहीं है। बता दें कि गिर सोमनाथ से 340 मीटर दूर बने घर और दरगाहों पर लगातार बुलडोजर चल रहा था, जिसको रोकने के लिए पाटनी मुस्लिम जमात ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और अपील की थी कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद गिर सोमनाथ में ये बुलडोजर चला, वो कोर्ट की अवमानना थी। पाटनी मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गिर सोमनाथ के कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर शुक्रवार को जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। याचिका में मांग की गई थी यथास्थिति को बरकरार रखने की, जिस मांग को खारिज कर दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। तब कोर्ट तय करेगा कि उसके लिए आदेश की अवमानना है या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने DM और दूसरे अधिकारियों को नोटिस भेजा। इसके साथ ही गुजरात सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि अगर उनको लगता है कि कंटेम्प्ट हुआ है कोर्ट के आदेश का, तो ना सिर्फ वो अधिकारियों को जिन्होंने जो जिम्मेदार हैं इसके, उनको जेल भेजेंगे, बल्कि साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर टूटे हैं उनको रिस्टोर करने का भी आदेश देंगे। यानी कुल जमा बात यह है कि सोमनाथ मंदिर के आसपास चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। जो होगा अगली सुनवाई पर होगा। और अब आपको देश के सबसे बड़े नक्सली मुठभेड़ के बारे में बताते हैं। आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। थुलथुली के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। 30 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार वहां से बरामद हुए हैं। रुक रुक कर अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों का एक बड़ा लीडर भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, 9 साल बाद भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर SCO मीटिंग के लिए पाकिस्तान जाएंगे। साल 2015 की यह तस्वीर है। तब विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज पाकिस्तान दौरे पर गई थी। अब 9 साल बाद भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाने वाला है। संयोग देखिए, जब सुषमा विदेश मंत्री थी तब S जयशंकर विदेश सचिव थे और सुषमा के साथ पाकिस्तान दौरे पर गए थे। विदेश मंत्री S जयशंकर 15-16 अक्टूबर को SCO मीटिंग के लिए पाकिस्तान जाएंगे। सर, मैं विशाल पांडे हूँ ABP न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को लेकर, SCO को लेकर जो आपने अनाउंसमेंट की है, क्या विदेश मंत्री का दौरा भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच कुछ सुधार लाने के प्रयास के तौर पे देखा जाए? ये जो दौरा जिसके बारे में हमने भी बात की, विदेश मंत्री का जाना इस्लामाबाद, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट मीटिंग को लेके है। तो हमारा जो पहल है वो SCO, ये जो
दौरा है वो एससीओ मीटिंग के लिए है। देश के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये कदम दोनों देशों में रिश्ता सुधारने की पहल है। वैसे विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत के भगोड़े जाकिर नाइक के लिए पाकिस्तान ने रेड कारपेट बिछा रखा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।